हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबका जो नया साल है, आप सब अपने जो आप सबका एम है उसको ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है, आप सब पे अच्छे से मेहनत करें और पढ़ाई अच्छे से जम कर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि अब जो अब जो ये वीडियो होगा, इसका नया प्लेलिस्ट बना रहेगा। ठीक है, 2026 के नाम से। तो सब जो 2025 वाला था उसमें 112 वीडियो है। वो तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि 2025 का है और प्रीवियस ईयर बेस पर है, तो ये भी सेम टू सेम होगा। लेकिन ये नए साल का है तो नया बनाएंगे, क्योंकि उसमें 112 वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आप सब इसको न्यू प्ले लिस्ट में आप सब देखिएगा, आप सबको वहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, और हाँ, इसके पीडीएफ के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर है। ठीक है, हाँ, कभी कभी जैसे पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे पीछे टाइम करके अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अच्छा, अगर आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे ना, तो देखे होंगे प्रीवियस ईयर से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे कर्नल हो गया, सीडीएमएस हो गया, है ना, बहुत डीप डीप में क्वेश्चन पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, ये तो श्योर है। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, 21 से लेकर 40 तक इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस का वेटिंग स्टेज में जाने का सबसे उपयुक्त कारण क्या होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सबसे यहाँ उपयुक्त कारण क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, वेटिंग स्टेज, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या होता है कि इसमें प्रोसेस का किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा इसमें करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। देखिए, थोड़ा आप सबको हार्ड लगेगा, बट अभी आप सबको ना धीरे धीरे जब पढ़ते रहेंगे तो आसान लगने लगेगा। इसमें क्या है, एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, जब कोई प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कीबोर्ड हो गया, है ना, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, डिस्क या प्रिंटर के, देखिए यहाँ था इनपुट और आउटपुट दोनों। कीबोर्ड तो इनपुट हो गया, है ना, प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया, के परिणाम की प्रतीक्षा करता है, तब वह वेटिंग स्टेज में चला जाता है। सीपीयू उस समय किसी अन्य प्रोसेस को दिया जाता है। मान लेते हैं जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं लाइन में लगे हुए हैं, मान लेते हैं एक लोग हैं और दो लोग हैं, ऐसे मान लेते हैं कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, और मान लेते हैं सीपीयू आपका प्रोसेसिंग करता है, ये मान लेते हैं किसी कारणवश वेटिंग करता है काम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीपीयू रुका रहेगा, नहीं, रुका नहीं रहेगा तो तुरंत ये दूसरे वाले का नंबर आ जाएगा। ठीक है, मान लेते ये भी किसी कारणवश रुका रहेगा तो तीसरे नंबर का आ जाएगा, यही चीज़ होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, या क्वेश्चन नंबर 22 कह लीजिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम में आवश्यक क्यों माना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, आवश्यक क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू समय देने के लिए काम करता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है, इससे मल्टीटास्किंग संभव होती है और सीपीयू का अधिकतम उपयोग हो पाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से, जैसे ह्यूमन का हार्ट होता है, किसी का भी हार्ट होता है ना, हमेशा काम करता रहता है, दिन भर 24 घंटे एकदम हार्ट काम करता रहता है। वैसे ये भी होता है कि सीपीयू बैठे ना खाली, ठीक है, ये काम करता रहे, तभी तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगा। अगर बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है, तो दिक्कत होगा। आगे क्या है, वर्चुअल मेमोरी से लिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखिए, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है कि फिजिकल मेमोरी से अधिक मेमोरी का भ्रम प्रदान करना।
फिजिकल मेमोरी से अधिक मेमोरी का भ्रम प्रदान करना। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। अच्छा, आप सबको वर्चुअल मेमोरी बताते हैं। ठीक है, क्या होता है। मान लेते हैं ये आपका रैम है। ठीक है, जो भी है इंटरनल मेमोरी है ना, और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, एसडी है। ठीक है, और मान लेते हैं ये आप सबका फुल हो गया रैम, तो ये क्या करेगा ना, कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा किसका ले लेगा? एसडी का पार्ट ले लेगा। ठीक है, तो जब ये एसडी का पार्ट ले लेगा तो इसकी और स्टोरेज क्षमता क्या हो गया? थोड़ा बहुत बढ़ गया इंटरनल मेमोरी का, तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। और आप सबको बता दें थोड़ा, जैसे मान लेते हैं आप सब मोबाइल लिए कोई, है ना, तो ऐसे आप सबको मिलेगा 6+6 GB, है ना, 6+6 GB, और आप सबका जो स्टोरेज इंटरनल मेमोरी रहेगा 128 GB। आप सब ध्यान से समझ लीजिए। तो ये आप सबका इंटरनल ऐसे देता है 6+6, मतलब 6 तो है आप सबका रैम, और 6 और बढ़ सकता है। अच्छा, 6 तो ये तो फिक्स है, 6 तो इंटरनल रहेगा। ये जो 6 बढ़ेगा ना, ये इसी में से बढ़ेगा, जो आप सबका 128 वाला है इसी में से। मान लेते ये आप सबका फुल हो गया, मतलब 12 GB हो गया, तो इसमें से 6 और घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा? 122 GB आप सबका ये अभी बचा रहेगा। ठीक है, तो ये इसी में से लेता है और कहीं नहीं, यही होता वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, देखिए वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग करता है ना, करके ऐसा प्रतीत कराती है कि सिस्टम में रैम से अधिक मेमोरी उपलब्ध है, इसीलिए तो डंप हो जाता है। मान लेते 6 GB, ठीक है, और ये क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से ले लेता है, तो इसके पास और क्षमता ज़्यादा हो गई। इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब इसकी क्षमता इतनी है तो इतना से कैसे काम चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं भ्रम वाला। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि पेज फॉल्ट की स्थिति कब उत्पन्न होती? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेज फॉल्ट का नाम आप सब जानते हो क्या होता है। ये कब उत्पन्न होता है? जब रिक्वेस्ट पेज मेन मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है, तब कौन सा स्थिति उत्पन्न हो जाता है? पेज फॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट ये भी है, यदि कोई प्रोसेस ऐसे पेज को एक्सेस करता है, ठीक है, जो रैम में नहीं है, तो पेज फॉल्ट होता है। जैसे कभी कभी ये होता है ना, कि कोई पेज मतलब कोई आप कह सकते प्रोग्राम हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई प्रोग्राम वो रैम में है ही नहीं, रैम का मतलब इंटरनल मेमोरी में है ही नहीं, और उसको प्रोसेस करता है, तो इस दौरान क्या उत्पन्न हो जाएगा? पेज फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे डिस्क आपका मेमोरी होता है, कह सकते हैं डिस्क से उसके मेमोरी में लाता है, फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब कीवर्ड आप सबको आना चाहिए। पेज फॉल्ट क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, एजिंग क्या होता है ना, आप सब प्रीवियस ईयर देख लीजिए 2025 का सब पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थ्रेसिंग से पूछा। ये भी देखिए, पेजिंग, एजिंग, थ्रेसिंग, पेज फॉल्ट, ये सब कीवर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग की स्थिति किस कारण से उत्पन्न होती है? तो थ्रेसिंग कब उत्पन्न होता है? जब बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट हो, जैसे अभी पेज फॉल्ट यहाँ पर था ना, जब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो तब इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? अत्यधिक पेज फॉल्ट जब होता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? थ्रेसिंग। कीवर्ड याद कर लीजिए, थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्या है आगे देखिए, जब सिस्टम अधिकांश समय पेज को डिस्क और मेमोरी के बीच ले जाने में लगा रहता है और एक्सक्यूशन बहुत कम हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? डेडलॉक। कह रहा कि डेडलॉक होने की 4 आवश्यक शर्तों में कौन सी शर्त सही है? डेडलॉक प्रोसेस। अच्छा, जो 2025 वाला प्ले लिस्ट है ना, जिसमें अभी आप सबको ऊपर बताए हैं 112 वीडियो है ना, उसमें बहुत सारे मैराथन है, मैराथन भी है और मैराथन का अलग से प्ले लिस्ट बनाए हैं। ठीक है,
आप सब मैराथन वाला ज़रूर देखिएगा। तो इसमें एक डेडलॉक क्या होता है सब उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, सब टेस्ट वाला ही है, ठीक है, थ्योरी नहीं है, सब टेस्ट ही है। तो आप टेस्ट के माध्यम से पूरा कोर्स रिवीजन भी कर सकते हैं। तो डेडलॉक होने की 4 शर्तों में से कौन सा शर्त सही है? तो आप बताएंगे म्यूचुअल एक्सक्यूशन, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। देखिए यहाँ पेजिंग, एजिंग, प्रिमटेंशन, ये सब आप सबको बताए हैं। आगे क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अर्थ है कि रिसोर्स को एक समय में केवल एक ही प्रोसेस ही उपयोग कर सकता है। ये डेडलॉक की आवश्यक शर्तों में से एक है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल सिस्टम से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने से पहले आप सबको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, लेखपाल हो, जेई हो, स्टेनो, मतलब यूपी का कोई भी एग्जाम है तो अब तो सबको पता हो गया, यूपी जीके प्लस कंप्यूटर फिक्स है 35 नंबर का, ठीक है। तो 35 नंबर देखिए बहुत है। इसका डिटेल नोट्स के लिए आप सब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या चैनल को होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। तो 35 नंबर बहुत होता है और आप सब इसी नोट्स को कई बार पढ़िए, ठीक है, बहुत बार पढ़िए। तो आप सब इसके बाद कोई भी टेस्ट दीजिए, आप सबका देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत स्टूडेंट ने लिए, ठीक है, और रिस्पॉन्स अच्छा बताते हैं। अभी तक तो कोई भी स्टूडेंट ने नेगेटिव बात नहीं कहा। अब ऐसा नहीं कि हम अपनी बात को छुपा रहे हैं, आप सब भी मतलब देख सकते हैं। तो पीछे ना रहिए आप सब, ठीक है, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता है। कह रहा कि फाइल एलोकेशन में कॉन्टिगस एलोकेशन की मुख्य समस्या क्या होती है? ये सब देखिए नाम आप सब पहली बार सुनेंगे तो आप सबको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। फाइल एलोकेशन में कॉन्टिगस एलोकेशन की मुख्य समस्या क्या होता है? तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की होती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। देखिए फ्रेगमेंटेशन ये भी एक कीवर्ड है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में ही, ठीक है। और देखिए कॉन्टिगस एलोकेशन में फाइल को लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में रखा जाता है, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है। तो आप सबसे पूछ लेगा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या कब होती है? जब कोई फाइल को, ठीक है, फाइल को लगातार मेमोरी ब्लॉक्स में रखा जाता है, तब कौन सी समस्या होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो आप सबका सही होगा, सब लोग इसको सही बनाएंगे। इसको कई बार बताए हैं। जो ट्रैक चेंज फीचर होता, मान लेते कोई डॉक्यूमेंट, हज़ारों पेज का डॉक्यूमेंट लिखें और कोई दूसरा व्यक्ति आकर इसको चेंज कर दे, इसमें छेड़छाड़ कर दिया, तो आप सबको कैसे पता चलेगा इसमें छेड़छाड़ हुआ है? ट्रैक चेंज के माध्यम से, ठीक है। तो आप सब कौन सा आंसर बता रहे हैं? बी ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में किए गए संशोधन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। ट्रैक चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ट्रैक चेंज का उपयोग एडिटिंग के दौरान किए गए बदलाव को देखने और रिव्यू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्या है? एमएस एक्सेल से लिया गया है। कह रहा कि एक्सेल में इफ फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इफ है कहीं पे लग जाता है ना, तो इसका मतलब तो कंडीशन को लागू करना, तो कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को देना। तो इसका आंसर क्या आप सब बताएंगे? सी बताएंगे, ठीक है, कंडीशन बेस रिजल्ट देना। आगे क्या है? देखिए इफ फंक्शन किसी कंडीशन को चेक करता है और ट्रू या फॉल्स के अनुसार रिजल्ट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि निम्न में से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है? अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखेंगे ए भी है, देखेंगे ए भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोला है जिसमें रो और कॉलम दोनों पर एब्सोल्यूट, अच्छा एब्सोल्यूट का चिन्ह क्या होता है? डॉलर होता है लगा हो, ठीक है। तो इसमें देखिए नहीं है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप डी ऑप्शन पर देखेंगे ना,
तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों पर है, तो यही आपका होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, में रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चाहे कॉलम मतलब रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि लैन का मुख्य लाभ क्या है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सबको पता हो गया। अब देखिए लाभ पूछा, जो लैन यूज होता है, अच्छा एक होता है लैन LAN, एक होता मैन MAN, एक होता वैन WAN। इसके अतिरिक्त बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, जैसे पैन होता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो लैन के बारे में पूछा है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब है किसी बहुत कम दूरी के लिए ये यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन एक सिटी से दूसरे सिटी पर यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन एक देश से दूसरे देश यूज होता है। ठीक है, जो लैन होता है ना कम दूरी के लिए होता है, लेकिन इसका स्पीड बहुत तेज होता है, ध्यान दीजिएगा लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो हाई स्पीड और रिसोर्स शेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है लैन, तो इसका आंसर क्या बताएंगे, सी। ठीक है, तो बहुत अधिक डिस्टेंस के लिए तो वैसे नहीं है, दूरी के लिए वैन यूज होगा। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, लो स्पीड है ना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कम दूरी के लिए होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है लैन। आगे क्या है देखिए, लैन छोटे क्षेत्र में हाई स्पीड कम्युनिकेशन रिसोर्सेस शेयरिंग प्रदान करता है। ठीक है, और 32 क्या है, IP एड्रेस से लिया गया है। कह रहा कि IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है। अच्छा, IP एड्रेस दो होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, जो IPv4 होता है ना ये 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है, तो इसमें हो जाएगा 32 बिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट किया गया है IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जिसे 4 ऑक्टल्स में लिखा जाता है। ध्यान देना कितने लिखा जाता है, 4। 4 का मतलब जैसे ऐसे एक कामा, जैसे यहाँ लिखा रहेगा, फिर यहाँ ऐसा डॉट लगा रहेगा। आप सब जब सर्च करते हैं ना कुछ गूगल पे, तो आप सब एकदम नीचे देखिएगा ऐसे बना रहेगा, 1 2 3 4 हो गया, 3 डॉट लगा रहता है। ठीक है, आगे क्या है, साइबर सिक्योरिटी से कर कि वार्म और वायरस में मुख्य अंतर क्या। आप सब साइबर सिक्योरिटी में पढ़े होंगे ना कहीं कि वार्म होता है वार्म होता है वायरस होता। देखिए वार्म में एक ऐसा मालवेयर होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, इसको और फैलने, सेल्फ रेप्लिकेट मतलब ये अपने आप फैलता रहता है। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। तो वार में होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये खुद ही फैलता रहता है, किसी दूसरे फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सब क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। आगे क्या है देखिए, वार्म स्वयं नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है, जबकि वायरस को होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है ना। तो वार्म अपने आप फैलता है, जबकि वायरस क्या करता है, इसको फैलने के लिए किसी फाइल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि डेटा इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये हमेशा सिक्योरिटी में ही यूज होता है, तो अनऑथराइज एक्सेस से डेटा को सुरक्षित करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब इस सब ऐसे क्वेश्चन आप सबको बना लेना। देखिए इनक्रिप्शन डेटा को कोड में बदल देता है ताकि ऑथराइज यूजर उसे पढ़ सके। देखिए आप सबको बता दें, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, वहाँ पर एडवाइस के रूम में लिखा रहता है। मान लेते हैं हम किसी को हेलो भेजते हैं, HELLO हेलो, ठीक है, और इसके पास भेजते हैं, तो जो बीच में डेटा आएगा ना, यहाँ जो बीच में ये जो जगह है, तो इसमें 010101 मतलब कंप्यूटर की कोडिंग भाषा में चेंज होके आएगा। अगर कोई यहाँ हैक करना चाहे ना, नहीं कर पाएगा। अगर मान लेते कर भी पाएगा तो उसको केवल क्या दिखेगा, 0101, हेलो नहीं दिखेगा, हेलो केवल रिसीवर को दिखेगा। ठीक है, ये होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग से कह रहे कि प्राइवेट क्लाउड का मुख्य लाभ क्या है। अच्छा, आप सबको क्लाउड कई प्रकार के बताते हैं, जैसे क्लाउड प्राइवेट क्लाउड हो गया,
है ना, और पब्लिक क्लाउड हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड जैसे कोई मान लेते कोई संस्था, कोई कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपने लिए यूज केवल करती हैं, ठीक है। तो क्यों केवल अपने लिए यूज करती हैं? सिक्योरिटी के दृष्टि से, ठीक है। तो हाई सिक्योरिटी और कंट्रोल, जैसा प्राइवेट रहेगा तो उसी का ही कंट्रोल रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सब थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे ना तो भी सही हो जाएगा। फ्री एक्सेस के लिए तो पब्लिक यूज तो होगा नहीं, लो मेंटेनेंस ये भी नहीं होगा, प्राइवेट रहेगा तो हाई मेंटेनेंस ही रहेगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए, जो प्राइवेट क्लाउड एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी और कंट्रोल अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम को एआई का उदाहरण क्यों माना जाता है। एक आप सबको बताए थे पिछले वीडियो में कि एक्सपर्ट जो सिस्टम होता है ना, इसमें एक एक पार्ट होता है, एक प्रोग्राम होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ये ह्यूमन की तरह निर्णय लेता है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम, इसलिए किसका पार्ट माना जाता है? एआई का है। यह ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह निर्णय लेता है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम। आप सबको पिछले वाले वीडियो में एआई के प्रकार भी बताए थे ना, कौन कौन सा एआई का प्रकार है, तो शायद उसी में था। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस और इन्फरेंस इंजन की सहायता से मानव विशेषज्ञ जैसे निर्णय देता है। ये कौन? एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग की विशेषता क्या है। देखिए, कई प्रकार का लर्निंग होता है, बीपीओ में तो यही सब पूछ लिया गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन बना था, ठीक है। ये सब मशीन लर्निंग है, जैसे एक हो गया सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज, एक होता है सेमी सुपरवाइज, एक होता है रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो कितने हो गए? 4। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। मुख्यतः तो 3 ही होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। क्या होता है? देखिए, जो सुपरवाइज होता है उसमें लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज में बिना लेबल डेटा यूज होता है, सेमी सुपरवाइज इन दोनों का मिक्सचर होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का मिक्सचर सेमी सुपरवाइज में होता है। और रेनफोर्समेंट क्या होता है? ये रिवार्ड और पनिशमेंट पे आधारित होता है। जैसे मान लेते कोई, अब लूडो गेम खेलते हैं ना, उसमें मिस्टेक हो जाए तो स्वयं वो सीखता है, अपने गलती से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ आप सबसे पूछा सुपरवाइज लर्निंग, तो इसमें क्या होता है? लेबल डेटा से सीखता। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट डेटा के साथ आउटपुट पहले से दिया होता है। अगला क्वेश्चन, डीप लर्निंग का सबसे उपयुक्त उपयोग कहाँ होता है। अच्छा, डीप जो लर्निंग है, डीएल, एक इसका उन्नत रूप होता है, मशीन लर्निंग का होता है, ठीक है। और इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है डीप लर्निंग में। तो इसका यूज जो होता है, जैसे इमेज रिकग्नाइजेशन में हो गया, जैसे आप सब फेस अलग लगाते हैं ना, आपके फेस को आपका मोबाइल पहचान लेता है ना। और स्पीच रिकग्नाइजेशन में आवाज़ भी पहचानने में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ये भी आसान क्वेश्चन था, आप सब पढ़ें क्वेश्चन। देखिए, डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो, इन सब को समझने में अत्यधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका पूरा नाम रट लीजिए आप सब। डेटा को ब्लॉक्स में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो डेटा ब्लॉक्स में जो बांटता है ना, इस डेटा को ब्लॉक्स में बांटने का मेन मकसद होता है कि इसको फास्ट बनाना, ठीक है, फास्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए ऐसा करता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। देखिए, ब्लॉक्स में डेटा बांटने से हडूप एक साथ कई नोड्स पर प्रोसेसिंग कर सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूसर का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य काम होता है मैपर आउटपुट को कंबाइन और प्रोसेस करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ये सब देखिए कीवर्ड है, आप सबको याद होना चाहिए, कीवर्ड्स क्वेश्चन पूछा गया है, पेजिंग, एजिंग, मैप रिड्यूस, है ना, बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो जो नोट्स है ना कंप्यूटर का हमारा, सब आप सब केवल उसी को पढ़िए, इधर उधर भटकिए नहीं, ठीक है, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ा, इसमें भटकते आप सब इसी में रह जाएंगे, है ना। अच्छे को समझिए, आप सब देखिए, सब लोग इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत लोग तो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तो रेफरेंस है, नए हैं, है ना। तो
जितने जल्दी आप अपने अच्छे टीचर को पहचान लेंगे उतने जल्दी आप सबको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर। आप सबका नया साल अच्छे अच्छे से बीते। थैंक यू।